हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानसार। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी से हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। पहले इस चैप्टर में हम लोग इसका संक्षेप देखेंगे। उसके बाद पहले हम लोग चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो चैप्टर 1 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, चैप्टर 1 का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे आपसे परिभाषा पूछ ली जाएगी, डेफिनेशन इसकी कि राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए, है ना। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति एकता और गर्व महसूस करते हैं। वो क्या कहलाता है? ये राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, यह लोगों को एक राष्ट्र के रूप में क्या करता है? संगठित करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति एकता और गर्व महसूस करते हैं। यह लोगों को एक राष्ट्र के रूप में क्या करता है? संगठित करता है। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा याद रखनी है। जैसे क्या होता है कि क्लास 10th के बच्चे जब आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह, तो या फिर आपके जो मंथली टेस्ट होते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सब जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित किया। इसने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के विचार को बढ़ावा दिया। क्या है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद? ये है 1789 में 1889 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को क्या किया? प्रेरित किया। कहाँ पे प्रेरित किया? यूरोप में, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित किया। इसने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के विचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन और यूरोप। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई भागों में प्रशासनिक सुधार किए और नेपोलियन कोड लागू किया, जिससे कानून के सामने समानता की अवधारणा क्या हुई? मजबूत हुई। एक बार फिर देख लेते हैं नेपोलियन और यूरोप क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई भागों में प्रशासनिक सुधार किए और नेपोलियन कोड लागू किया, जिससे कानून के सामने समानता की अवधारणा क्या हुई? मजबूत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वियना कांग्रेस 1815, है ना। वियना कांग्रेस 1815। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में पुराने राजतंत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस आयोजित की गई। अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ दिया जाए अगर कि वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई, तो ये आप बताएंगे वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित की गई, है ना। और वियना कांग्रेस को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में पुराने राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ठीक है, वियना कांग्रेस का जो आयोजित करने का इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यूरोप में पुराने राजतंत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस क्या किया गया? आयोजित किया गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने, ये आपको याद रखना है। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इन्हीं पॉइंट्स को इन्हीं
पॉइंट्स को आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो क्या लिखा है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशा के प्रधानमंत्री, कहाँ के, प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क, क्या नाम था इनका, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये आपको याद रखना है, ने किया। 1871 में 1871 में जर्मनी का एकीकरण राष्ट्र बना। तो जो जर्मनी का एकीकरण कब किया गया, मान लो आपसे पूछ दिया जाए जर्मनी का एकीकरण कब किया गया, तो जर्मनी का एकीकरण किया गया आपका 1871 में, ठीक है। 1871 में आपका क्या किया गया, जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। तो 1871 में जर्मनी जो था वो एकीकृत राष्ट्र बन गया था, ये आपको याद रखना है। और किसने किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये थे प्रशा के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है इटली का एकीकरण। अभी हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, जो कि वो कब किया गया था, 1871 में किया गया था, है ना। तो इटली का एकीकरण इससे 10 साल पहले किया गया था, यानी कि 1861 में, ये आपको याद रखना है। तो इटली का एकीकरण पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें, ये है इटली के एकीकरण में ज्यूसेफ मैज़िनी, काउंट कावूर और जोसेफ गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1861 में इटली एकीकृत राष्ट्र बना, यह आपको याद रखना है। 1861 में इटली क्या बना, एक एकीकृत राष्ट्र। तो 1861 में इटली का एकीकरण हुआ आपका, और क्या याद रखना है आपको कि 1871 में ये किसका एकीकरण हुआ था, ये हुआ था जर्मनी का, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे है बाल्कन क्षेत्र और राष्ट्रवाद। बाल्कन क्षेत्र में कई जातीय समूह रहते थे और राष्ट्रवाद के कारण यहाँ संघर्ष बढ़ा, जिसने आगे चलकर यूरोप की राजनीति को क्या किया, प्रभावित किया। तो बाल्कन क्षेत्र और राष्ट्रवाद क्या है, बाल्कन क्षेत्र में नई जातीय समूह रहते थे और राष्ट्रवाद के कारण यहाँ संघर्ष बढ़ा, जिसने आगे चलकर यूरोप की राजनीति को क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है। आगे अब ये क्या है, ये है चैप्टर 1 आपका था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे। अब इम्पोर्टेंट नोट्स इसके पढ़ते हैं कि ये तो चैप्टर था, अब इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है इसके, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म। तो ये तो पता है आपको कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति एकता और गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं आपकी समान संस्कृति। संस्कृति कैसी होगी राष्ट्रवाद में, समान संस्कृति होगी, समान इतिहास, समान भाषा और समान राजनीतिक लक्ष्य होगा, ठीक है। आगे राष्ट्रवाद लोगों को एक राष्ट्र के रूप में क्या करता है, संगठित करता है। जैसे एक लाइन में आपको लिखना हो कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद लोगों को एक राष्ट्र के रूप में क्या करेगा, संगठित करेगा, ठीक है। आगे है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। तो अभी हमने बताया आपको फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की क्या की, शुरुआत की। ये याद रखना है आपको, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। आगे फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य प्रभाव क्या थे, ये था मुख्य प्रभाव इसके, जनता की संप्रभुता की स्थापना, दूसरा था समान अधिकार, तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग और चौथा है राष्ट्रीय गान की परंपरा। नए प्रतीक इसके क्या थे, ये फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रही है जो कि कब हुई थी, 1789 में, याद रखना है सबको, ठीक है। नए प्रतीक क्या थे इसके, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, नागरिकों की समानता, ये सब इसके नए प्रतीक थे। आगे चलते हैं, नेपोलियन और यूरोप, है ना। नेपोलियन हम लोग पढ़ चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई देशों पर क्या किया, कब्जा किया, ठीक है। नेपोलियन की उपलब्धियां क्या थी, नेपोलियन कोड,
1804 लागू किया। नेपोलियन की ये उपलब्धियां थी कि उसने 1804 में नेपोलियन कोड लागू किया। ठीक है। समानतावाद क्या किया उसने, सामंतवाद को समाप्त किया। ठीक है। अगला पॉइंट है सामंतवाद को नेपोलियन ने समाप्त किया। और तीसरा है कानून के सामने समानता दी। ठीक है। आगे नकारात्मक प्रभाव, इसके निगेटिव क्या इफेक्ट हुए, भारी कर, इससे क्या हुआ कि भारी कर, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ा लोगों को। ठीक है। और सैन्य भर्ती, विदेशी शासन, विदेशी शासन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। ये सब इसके क्या थे, निगेटिव थे, निगेटिव इफेक्ट थे। आगे चलते हैं वियना कांग्रेस। हम लोग पढ़े थे वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 को। कब हुआ, 1815 को वियना कांग्रेस हुआ। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस हुआ। और वियना कांग्रेस क्यों हुआ था, यूरोप में पुनः संगठन के लिए। ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देखो, यूरोप में पुराने राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना। ठीक है। यूरोप में पुराने राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना इसका उद्देश्य था। मुख्य नेता कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। मुख्य नेता थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम हुए पुराने राजवंश बहाल हुए, राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया गया, दबाया गया। ये सब वियना कांग्रेस की बात हो रही है जो कब हुआ था, 1815 में। आगे देखते हैं लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। ठीक है। ये क्या होता है, उदारवाद का अर्थ है स्वतंत्रता और समानता। उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद का अर्थ है स्वतंत्रता और समान अधिकार। ठीक है। ये उदारवाद का अर्थ हो गया। मुख्य विचार क्या थे, कानून के सामने समानता, कानून के सामने समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र, ये सब क्या थे इसके मुख्य विचार थे। ठीक है। आगे चलते क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। 1830 और 1848 में यूरोप में कई क्रांतियां हुई। 1830 की क्रांति, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, ये सब 1830 की क्रांति थी। ठीक है। फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस। 1848 की क्रांति, उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांति। 1848 में कैसी क्रांति हुई, उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांति, जो कई देशों में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। 7 पॉइंट है जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। ये हम लोग पढ़ के आ रहे थे, जर्मनी का एकीकरण हुआ कब, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं, सबको रिवीजन भी करते जाना है। देखो लिखा हुआ है नीचे, बिस्मार्क की नीति, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने किया था, ऑटोमन बिस्मार्क ने, है ना। इसको ब्लड एंड आयरन रूल भी कहते हैं, खून और लोहे की नीति भी कहा जाता है इसे। ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1817 में हुआ। ये सभी को याद रखना है, सॉरी 1871 में हुआ। कब हुआ, 1871 में हुआ। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इटली का, तो ये हुआ था इससे जस्ट 10 साल पहले, यानी कि 1861 में। ठीक है। ये आपको याद करते हुए चलना। इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में प्रमुख 3 नेता थे। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। एक थे जोसेफ मैजिनी, ये विचारक थे। एक थे काउंट कावूर, ये थे राजनेता। एक थे जोसेफ गैरीबाल्ड, ये थे सैन्य नेता। ठीक है। आगे चलते हैं, इटली का एकीकरण, इटली जो है एकीकरण राष्ट्र कब बना, एकीकृत राष्ट्र ये बना 1861 में। आई होप कि ये सारा चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक बार में नहीं, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतिहास ऐसी चीज़ ही है जिसको बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो कम टाइम में ही आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8, राष्ट्रवाद और बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का क्या है, अस्थिर क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का
बाल्कन क्षेत्र क्या है? यूरोप का अस्थिर क्षेत्र है। बाल्कन में राष्ट्रवाद के कारण अलग अलग जातीय समूह। यूरोपीय शक्तियों का क्या हुआ? हस्तक्षेप हुआ। यह संघर्ष आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए इसके पॉइंट्स क्या क्या थे। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का अस्थिर क्षेत्र था। क्या था? यूरोप का अस्थिर क्षेत्र था। बाल्कन में राष्ट्रवाद का कारण बना। अलग अलग जातीय समूह। बाल्कन में राष्ट्रवाद का कारण ये क्या क्या बना? ये है बाल्कन में राष्ट्रवाद का कारण। क्या क्या हुआ? ये था अलग अलग जातीय समूह, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का पतन, यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप, ये सब बाल्कन में राष्ट्रवाद के क्या थे? कारण थे। और यह संघर्ष आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। निष्कर्ष क्या निकला? यूरोप में राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्रों का क्या किया? निर्माण किया। ये इसके निष्कर्ष निकले। क्या क्या? कि यूरोप में नए राष्ट्रों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। लोकतंत्र को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कई संघर्ष भी उत्पन्न किए। आगे देखते हैं। ये सब जो है ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर से एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये 50 एमसीक्यू मैक्सिमम इससे बन सकते हैं, वही इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे बाहर अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सबको अपने मन में आंसर देते हुए चलना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1889 में, 1899 में, सॉरी 1789 में, 1799 में, 1779 में या फिर 1804 में। तो ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, यानी कि 1789 में, ठीक है। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? 1804 में। ये भी याद हो गया होगा। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1804 में, ठीक है। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में, 1820 में, 1830 में, 1848 में। तो वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1850 में, ठीक है। और क्यों हुई थी? वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? वियना कांग्रेस का गठन हुआ था 1815 में। और ये किसके प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे मेटरनिक, है ना। इसके प्रमुख नेता कौन थे? मेटरनिक थे। और इसका वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया था? वियना कांग्रेस का आयोजन यूरोप में पुनः साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किया गया था, साम्राज्य विस्तार को। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र की एकता, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1871 में, 1861 में, 1850 में, 1848 में। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, है ना। और तो अब आपको बताना है कि 1861 में क्या हुआ था? 1861 में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था, है ना। चलो आगे क्वेश्चन। इटली का एकीकरण देखो आ गया वही क्वेश्चन। ये हुआ था 1861 में। इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था गैरीबाल्ड। ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? बिस्मार्क की, कावूर की, मैजनी की या फिर नेपोलियन की? तो ब्लड और आयरन नीति ये थी बिस्मार्क की, ठीक है। 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद। 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र और राष्ट्रवाद था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? चलो बताओ अब। बिस्मार्क के। ये तो याद हो गया होगा। इटली के एकीकरण में किसने विचारधारा दी? मैजिनी ने।
कावूर किस देश का प्रधानमंत्री था? ये था सार्डिनिया का। गैरिबाल्डी किस सेना का नेता था? ये था रेड शॉर्ट्स का। राष्ट्रवाद का उद्देश्य कहाँ से हुआ? फ्रांस से। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ? राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई फ्रांस से। ठीक है। नेपोलियन किस देश का शासक था? तो नेपोलियन था फ्रांस का शासक। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? हम लोग पढ़ चुके हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः राजतंत्र की स्थापना। ठीक है। यूरोप में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना। बेल्जियम किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1830 में स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रवाद किससे संबंधित है? राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। किससे संबंधित है राष्ट्रवाद? राष्ट्रीय एकता से। उदारवाद किसे कहते हैं? स्वतंत्रता को। उदारवाद किसे कहते हैं? स्वतंत्रता को। जर्मनी संसद कहाँ बनी थी? ये बनी थी फ्रैंकफर्ट में। 1848 की क्रांति किसने शुरू की? तो ये 1848 की क्रांति जो है वो उदारवादी लोगों ने शुरू की थी। राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? राष्ट्रवाद का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। यूरोप में क्रांति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यूरोप में क्रांति का वर्ष कौन सा माना जाएगा? 1848 माना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ था? तो ऑटोमन साम्राज्य था बाल्कन क्षेत्र में। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र में था। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन रहते थे? बाल्कन क्षेत्र में कई जातीय समूह रहते थे। ठीक है। राष्ट्रवाद से क्या हुआ? नए राष्ट्र बने, है ना। राष्ट्रवाद से नए राष्ट्रों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? ये बने कैसर विलियम। जर्मनी का पहला सम्राट बना कैसर विलियम। नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? नेपोलियन की हार जो है वो वाटरलू में हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815 में। फ्रांस में राष्ट्रवाद किस घटना से जुड़ा है? तो फ्रांस में राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने समानता का अधिकार दिया। नेपोलियन कोड क्या था? नेपोलियन कोड क्या था? कानून व्यवस्था थी। कब बनी? 1804 में। सब याद करते चलना है आपको, है ना। राष्ट्रवाद किस भावना से जुड़ा है? वो देशभक्ति से जुड़ा है। इटली का एकीकरण किस शासक के अधीन हुआ? विक्टर इमैनुएल। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था? राष्ट्र का निर्माण करना। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो फ्रांको प्रेशियन युद्ध के बाद हुआ। राष्ट्रवाद का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रवाद का दूसरा नाम राष्ट्रीय भावना है। बाल्कन क्षेत्र किसके पतन से प्रभावित हुआ? तो बाल्कन क्षेत्र जो है वो किसके पतन से प्रभावित हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य। नेक्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद ने किसे जन्म दिया? तो यूरोप में राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्र को जन्म दिया था। मैजिनी किस देश का था? मैजिनी कहाँ का था? इटली का था। सभी को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कावूर का पेशा क्या था? तो कावूर का पेशा था राजनेता। गैरीबाल्डी किसके लिए प्रसिद्ध था? सैन्य नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध था गैरीबाल्डी। वियना कांग्रेस कहाँ हुई? वियना कांग्रेस कहाँ हुई? वियना कांग्रेस वियना में होगी। ठीक है, वियना इसका सही आंसर है। राष्ट्रवाद किससे मजबूत होता है? एकता से मजबूत होता है। यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ उभरा? तो यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में उभरा था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ उभरा? तो फ्रांस में उभरा। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक है।
इटली के एकीकरण का वर्ष क्या था? इटली के एकीकरण का वर्ष था 1861। वहीं आपको जर्मनी का एकीकरण बताना है, वो कब हुआ था? 1871 में। आई होप कि ये तो अब नहीं आप भूल सकते हैं ना, ये तो आपको रट गया होगा। जर्मनी का एकीकरण देखो आ गया क्वेश्चन, कब हुआ? 1871 में। और आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है राष्ट्रीय पहचान से। राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा। ठीक है, तो ये थे आपके 50 प्रश्न किससे रिलेटेड? राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और इसी तरह के वीडियो आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।